नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार और अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत ही अच्छे होंगे। वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ताकि हम इस क्लास को शुरू करें। हर हर महादेव। हैप्पी बर्थडे सर। बेटा आज नहीं है, कल है, ठीक है? कल आपकी बधाइयाँ हम ले लेंगे। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हम पढ़ रहे थे बेस के बारे में, क्षार के बारे में। ठीक है, आज की तीसरी क्लास है आपकी ये। और आज हम देखेंगे प्रमुख बेस के बारे में, प्रमुख क्षार, या कौन कौन से बेस हैं, कौन कौन से क्षार हैं। उन क्षार के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है, कई एग्जाम्स में मोस्ट रिपीटेडली रहता है। नमस्ते, बहुत बढ़िया। चलिए शुरुआत करते हैं नंबर एक से। नंबर एक की बात करते हैं तो NaOH आता है। NaOH को क्या कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इससे आपकी आरआरबी में एक प्रश्न बनता है कि इसका पीएच कितना होता है, तो जिनके पूछे जाते हैं इसका पीएच 14 होता है, 14 होता है। तो 14 पीएच है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक प्रबल क्षार होता है ना। इसका एक बहुत कॉमन नाम है जो एग्जाम में बहुत आता है कि कास्टिक सोडा। हिंदी में कास्टिक सोडा, इंग्लिश में वही बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कास्टिक सोडा किसे कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? सॉप फॉर्मेशन, साबुन निर्माण में। क्योंकि साबुन का जो नेचर होता है ना दोस्त, वो बेसिक नेचर का ही होता है। तो साबुन को बनाने के लिए जिस क्षार का उपयोग किया जाता है वो आपका कौन सा होता है? वो होता है आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे ही कास्टिक सोडा कहते हैं, इसी का उपयोग किया जाता है। अब अगर यहां से पूछा जाए कि और कहाँ यूज हो सकता है इसका, तो जहां साफ सफाई की जाती है और कहाँ यूज होता है? और यूजेस पर्टिकुलर कोई इंडस्ट्री है क्या? हाँ बिल्कुल, पेट्रोल उद्योग में इसका डायरेक्टली, है ना, पेट्रोल इंडस्ट्री के अंदर, पेट्रोल उद्योग के अंदर इसका उपयोग करते हैं साफ सफाई में। पेट्रोल इंडस्ट्री के अंदर डिटर्जेंट फॉर्मेशन में भी यूज करते हैं इसका, कभी कभी अपमार्जक निर्माण में, लेकिन पेट्रोल उद्योग के अंदर। दूसरा कपड़ा उद्योग, कॉटन इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना, टेक्सटाइल बोलते हैं कपड़ा उद्योग को। तो कपड़ा उद्योग के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। ये दो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से वही चीज है, साफ सफाई में यूज किया जाता है इनका। क्या किया जाता है? साफ सफाई के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, तो दोस्त याद रखिएगा, साफ सफाई के लिए किसका यूज करते हैं हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड का व्यापक पैमाने पर उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहां से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि एक और सर होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम सुना है, जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, ये सब बेस है क्या सर? हाँ बिल्कुल बेस है। धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो अक्सर क्षारीय होते हैं। तो नंबर दो पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो CaOH ट्वाइस है। कौन सा है? CaOH ट्वाइस। अगर इस CaOH ट्वाइस की बात करें तो इसे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड कहा जाता है। बहुत सारे नाम है इसके। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे कहते हैं। दूसरा, इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। बुझा हुआ चूने का मतलब जिसमें पानी हो, तो बुझा हुआ चूना, है ना, लाइम वाटर इसे कहा जाता है, बुझा हुआ चूना कहते हैं अक्सर, ये चीज ध्यान रखना। तो बुझे हुए चूने के रूप में हम इसको जानते हैं, हम इसको लाइम वाटर कहते हैं। तो बुझा हुआ चूना, लाइम वाटर, ये भी इसी का नाम है। कहां पर कैल्शियम ऑक्साइड या लाइम वाटर इसी को कहा जाता है? क्योंकि क्या होता है कि बिना बुझा चूना, देखो मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूं कि कैसे इसको बनाते हैं। जब CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसके अंदर पानी मिलाया जाता है, H2O मिलाया जाता है, तो बनता है CaOH ट्वाइस। क्या बनता है? CaOH ट्वाइस।
ये जो आपको यहां पर प्रोडक्ट दिख रहा है ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। इसे ही बिना बुझा चूना कहा जाता है। क्या कहते हैं? बिना बुझा चूना कहते हैं, क्विक लाइम भी कह देते हैं कभी कभी। क्या कह देते हैं? क्विक लाइम। इसमें जब पानी मिलाते हैं तो क्या बनता है? CaOH ट्वाइस बनता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो सबसे मेन होता है विरंजक चूर्ण बनाने में, फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण बनाने में। सर विरंजक चूर्ण बनाने में कैसे करते हैं? विरंजक चूर्ण बनाने के लिए इसका उपयोग इस तरह से किया जाता है, जैसे आप समझना कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, और जब इसकी क्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराई जाती है, कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। तो यहाँ पर बनता है CaOCl, है ना, एक ऑक्सीजन ये और एक Cl यहाँ से, है ना, या CaOCl2 और Cl, और साथ में रिलीज हो जाता है पानी। तो ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दिया, ये आपका क्या था? विरंजक चूर्ण था। इसे ही क्या कहा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ये आपका ये हो गया। ये क्लोरीन गैस होती है। तो क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, विरंजक चूर्ण बनाने में। तो CaOCl2 का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भी किया जाता है। क्या बनाने में करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर में, ठीक है। चलिए, ठीक है बेटा, देखते हैं एक मिनट। देखो, एक बच्चे का डाउट है, मैं पहले क्लियर कर दूं। इतनी चीज हमने पढ़ ली। एक बच्चा बोल रहा है, सर सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, सिट्रिक अम्ल का जो फॉर्मूला है बेटा, कल भी मैंने बताया था, एक बार और मैच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको डाउट है, डाउट क्लियर करना हमारा काम है। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला C6, याद रखिएगा, H8O7 होता है ना। अगर याद रखिएगा, C6H8O7 होता है। ठीक है, उसके बाद में हाँ, बोरिक एसिड का भी बता देते हैं, ये लो। बोरिक एसिड का फॉर्मूला H5BO3, H5BO3। और किसी में डाउट? लैक्टिक एसिड, उसका भी बता देते हैं। CH3CHCOOH, यही पढ़ाया था। ठीक है, मैच कर लेना एक बार वो। चलिए, हम पढ़ रहे थे किसको, है ना, इसको बुझा हुआ चूने को पढ़ रहे थे, और इसी में हम आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के साथ। भाई, जब मैं इसकी बात कर रहा था आपसे, क्षार की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, CH ट्वाइस की, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो दोस्त, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है ना, यूजेस क्या है इसके? यूजेस हम देखते हैं, यूजेस क्या है, उपयोग क्या है। उपयोग की अगर हम बात करते हैं, तो पहला, चमड़ा अर्थात लेदर इंडस्ट्री, चमड़ा उद्योग में चमड़े को साफ करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। और कहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो चमड़ा उद्योग के अलावा इसका उपयोग सबसे ज्यादा सीमेंट इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट उद्योग में, ठीक है, लेदर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री। अब जो मैं मेन पॉइंट बता रहा हूं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मिट्टी की अम्लीता दूर करने में, कभी कभी क्या होता है, एसिटिक रेन के कारण मिट्टी एसिटिक हो जाती है, तो मिट्टी की अम्लीयता दूर करने में।
रिमूव एसिटिक नेचर ऑफ सॉइल। तो जो हमारी मिट्टी होती है, उस मिट्टी का नेचर जब भी एसिटिक होता है, उस एसिटिक नेचर को बेसिक, क्योंकि मिट्टी जो होती है ना, उसका पीएच मान एसिटिक नहीं होना चाहिए, फसलें खराब हो जाएंगी, फसलों का उत्पादन अच्छा नहीं होगा। तो याद रखिएगा, इस कारण से हम किसका उपयोग करते हैं, तो इस उस ऐसे खेत के अंदर जहां मिट्टी एसिटिक है, वहां चूने का पानी ज्यादा मात्रा में डाल देते हैं। तो एसिड और बेस मिलकर के क्या होता है, न्यूट्रल। तो मिट्टी ज्यादा ना तो अम्लीय होनी चाहिए, ना ज्यादा क्षारीय होनी चाहिए, एक नॉर्मली उसका जैसे पीएच मान 8 हो सकता है, 6.5 से 8 तक मिट्टी होगी तो प्रोडक्शन अच्छा निकलता है। अगर ज्यादा हो तो भी खराब, कम हो तो भी खराब। तो ये चीज ध्यान रखिए, सिंपल सी बात है। तो मिट्टी की अम्लता दूर करने के लिए भी आप इसका उपयोग करते हैं। और एक एग्जाम में मैंने देखा था कि एक नया प्रश्न आया था कि जो नालियां होती हैं, ठीक है, जो आपने देखा होगा गटर होते हैं, गंदे नाले को साफ करने के लिए, तो गंदे नाले या जो नाली होती है, उन नाली को साफ करने के लिए, क्योंकि चूना क्या करता है, उसके अंदर मुख्य रूप से अगर कोई मान लीजिए बैक्टीरिया वगैरह पनप रहे हैं, वो पानी खराब हो रहा है, वो बास रहा है। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला C3H6O3। अरे लाला वही तो है, एक विजय गुरु करके है, इनको यही समझ में नहीं है। कितनी बार है कार्बन यहाँ, 1 2 और 3 बार, तो इसको C3 लिख दोगे। ऑक्सीजन कितनी बार है कि सर 2 बार। हाइड्रोजन कितनी बार है, 3 4 और 5, तो ये C3H6, ये कितना हो गया, ये O2। वही है चीज है जो तुम बोल रहे हो बेटा। आप पता है क्या बोल रहे हो, मैं आपको कोई चीज बता रहा हूँ कि भैया वन जो उसका ऑथेंटिक फॉर्मूला होता है उसको ऐसे लिखा जाता है। जैसे अभी आप ब्लीचिंग पाउडर में मुझसे बवाल कर लोगे, सर आप गलत पढ़ा रहे हो, CaOCl नहीं होता, हमने इसका फॉर्मूला CaOCl2 पढ़ा। अरे वही है लाला, एक बार काउंट तो करो। ठीक है, आपसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं हम। ठीक है, गलत है गलत, अरे गलत नहीं है, पहले काउंट तो करो, 3 बार कार्बन बता रहे हो, वही तो फॉर्मूला है याद। इसका जो ऑथेंटिक फॉर्मूला होता है, जो IUPAC नाम के आधार पर लिखा जाता है, वो यही फॉर्मूला होता है। एग्जामिनर यही पूछते हैं, याद करने के लिए सरलतम रूप में आप इन्हें 3 कार्बन को एक साथ C3 लिख दो, है ना, 5 कार्बन हो गए तो ये H5 लिख दो, O2 लिख दो, वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। 3 हाइड्रोजन, ये एक, ये एक, ये। लेकिन ये ओरिजिनल रूप नहीं है, ओरिजिनल रूप इसका ये होता है। आई बात समझ में, उम्मीद है अब आपका डाउट गलत हो गया होगा। कल, हाँ ये है ना, कल अगर कोई आपको ऐसा लगा हो कि मैंने कहीं मिसमैच कर दिया हो, तो आप इनको लिख लेना, इनसे उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना एक बार। ये सही है, आज वाले फॉर्मूले बिल्कुल सही हैं आपके। ठीक है, कल अगर हो सकता है कि ऊपर नीचे मैंने किसी और का किसी और में लिख दिया हो तो माफ कीजिएगा, आप इनको कर लीजिएगा। खाने वाला चूना यही होता है भैया, CaO चूना होता है, उसके अंदर पानी मिला के खाते हैं, यही होता है। चलो, उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा। ठीक है ठीक है भैया, ये कर लेना बेटा, कभी हो सकता है मैंने, है ना, अब वो PDF मेरे पास है नहीं, मैंने बोर्ड को फॉर्मेट कर दिया। ठीक है, नंबर थर्ड की बात करते हैं, 2 पढ़ लिया हमने, नंबर थर्ड MgOH ट्वाइस। MgOH ट्वाइस को क्या कहा जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में किसे जानते हैं, इसे ही जानते हैं। आपने अक्सर एक वर्ड सुना होगा, एक चीज को देखा होगा, इनो बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, इनो बोलते हैं। इनो, इनो में कौन सी गैस निकलती है बाहर, तो इनो के अंदर जो गैस निकलती है वो CO2 गैस निकलती है बाहर, बुदबुदाहट के साथ। और इनो के अंदर मुख्य रूप से जो प्रोडक्ट होता है, जो वो क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये पेट की अम्लता को दूर करता है, एसिडिटी को दूर करने में काम आता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज बड़े पैमाने पर किया जाता है।
CaOCl2 का केमिकल नेम क्या है? बताया ना बेटा, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इसको। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। CaOCl2 का दूसरा नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी है। चलिए, इतनी चीज आपने पढ़ी है ना। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये कहाँ यूज होता है? पेट की एसिडिटी को दूर करने के लिए, है ना। ये पेट से उत्पन्न, याद रखना, एंटीडोट ऑफ एसिडिटी पॉइजन। तो एसिडिटी का जो पॉइजन होता है, एंटीडोट ऑफ एसिडिटी पॉइजन, एंटीडोट ऑफ एसिडिटी पॉइजन। अम्ल से उत्पन्न विषाक्तता, अम्ल से अगर मान लीजिए बड़ी खतरनाक होती है एसिडिटी भी। अम्ल से उत्पन्न विषाक्तता को दूर करने में, तो अम्ल से उत्पन्न विषाक्तता को दूर करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? या फिर आप इसको ये बोल सकते हो, पेट की अम्लता दूर करने में। आपने देखा होगा अक्सर सायरप आते हैं, है ना, कि एसिडिटी दूर करेगा। कुछ टेबलेट्स आती हैं, कुछ लिक्विड आते हैं, तो उनके अंदर अधिकतर केस में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसे कहते हैं, अगर इसका लिक्विड बनाया जाए तो ये दूध जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? दूध के जैसा दिखता है। तो दोस्त याद रखना, पेट की एसिडिटी को दूर करने के लिए, है ना, प्रति अम्ल या एंटासिड के तौर पर इन्हें जानते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं आपसे कि एंटासिड कौन सा है ना, हिंदी में ये बोल देते हैं, बताइए निम्न में से कौन सा एंटासिड। एंटासिड को हिंदी में बोलते हैं प्रति अम्ल। प्रति अम्ल जो होते हैं, ये एक्चुअल में क्या होते हैं दोस्त, याद रखना, बेस होते हैं, क्षार होते हैं। ये क्या होते हैं? बेस होते हैं या क्षार है। और इनका मेन काम होता है, ठीक है, अपोजिट वर्क टू, या फिर पहले हिंदी लिख देता हूं, अम्ल के विरुद्ध काम करते हैं। अपोजिट वर्ग टू एसिड, क्योंकि ये अम्लता को क्या करते हैं? खत्म करते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि बताइए MgOH ट्वाइस क्या है? तो एक प्रकार का एंटासिड है, ठीक है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान देखो, कल क्या बताया था, 5.2 से कम होना, 5.2 से कम होना, ठीक है, जो बिल्कुल सही है। एक एवरेज या लगभग मानोगे तो 5.5 हो जाएगा। एक लगभग एवरेज मानोगे तो 5.5 हो जाएगा, ठीक है। सही पढ़ाया गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वही हो सकता है कि एक्यूरेट होता है क्या? नहीं। 5.5 जो आप कह रहे हो ना, 5.6 वो नहीं होता। 7.6 मुंह की एसिडिटी होती है, दांत सड़ने लगते हैं। 5.5 से कम होना, याद रखिएगा, अम्लीय वर्षा की निशानी शुरू हो जाती है। लेकिन उसको घोषित कब कर देंगे कि हाँ ये एसिटिक रेन ही है? 5.2 पीएच से जब भी, या 5.2 पीएच हो जाएगा तो याद रखना वो एसिटिक रेन काउंट हो जाएगी। लेकिन अम्लीय वर्षा की शुरुआत कब मानी जाती है? तो वो 5.5 से मानी जाती है, ठीक है। हमें ये भी पता है। और कोई डाउट? ठीक, मिल गया जवाब। आ जाओ बेटा यहाँ पे, इसको देख लो अच्छे से एक बार। चलो नेक्स्ट। MgO मैंने कल भी इस चीज को बताया था, लेकिन वो होता है ना कि सिर्फ PDF देख करके बहस करना। कल की क्लास अगर अच्छे से सुनी होती तो ये चीज माइंड में आती ही नहीं तुम्हारे। चलो आइएगा यहाँ पे, क्या चीज होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड के तौर पर आप इसे जानते हैं।
तो इसका पहला जो मेन फंक्शन होता है, जो सबसे मेन काम होता है, वो होता है कि ये एज अ इंसुलेटर, ताप रोधक होता है। ये एज अ इंसुलेटर यूज होता है ताप रोधक के रूप में। एज अ इंसुलेटर। सर किसका ताप रोकता है और कहाँ उपयोग होता है? इंसुलेटर या ताप रोधक के रूप में इसका यूज किया जाता है प्लाज्मा टीवी के अंदर। ठीक है, तो याद रखना, डिस्प्ले प्रोटेक्टर ऑफ प्लाज्मा टीवी। प्लाज्मा टीवी की डिस्प्ले की सुरक्षा करता है। क्यों करता है? क्योंकि उस डिस्प्ले के अंदर इसको इसलिए भरा जाता है कि जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, कल की क्लास सही से लो। सर आप गलत फॉर्मूला पढ़ा है। बेटा मैंने बता दिया ना, आपने जो डाउट पूछे थे मैंने क्लियर कर दिया है। आपने ये चीज़ क्यों बोली है वो भी मैंने बता दी है। ठीक है, लेकिन फिर भी कॉपी पेस्ट करे जा रहे हो। चलो मैं पीडीएफ लगा लेते हैं, क्या दिक्कत हो गई? ठीक है, क्योंकि इजीली मैंने आपको बता दिया था कि क्या चीज़ें हैं। फिर भी अगर प्रॉब्लम्स हैं तो देख लेते हैं कुछ। ठीक है, कि इंसान को समझाओ एक बार, क्योंकि ये मानने वाले हैं नहीं, तो इन्हें देख ही लेते हैं कि क्या चीज़ है। है कभी नहीं है खास, ये भी समझ। हाँ, पहले अम्ल वर्षा। वर्षा के जल का पीएच 5.2 से कम हो जाएगा तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और कल की क्लास सुन लेना, मैंने यहाँ बोला भी था 5.5 से कम होने। ठीक है, 5.5 से कम होने पर अम्लीय वर्षा होने लगती है, लेकिन वो एसिटिक रेन ही है। ये घोषित कब होता है? 5.2 से। और अभी भी मैंने यही बात बोली। ठीक। अब आपका डाउट था किसके अंदर? CH3CHCOOH, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला अभी मैंने बताया। सिट्रिक एसिड का C6H5O7, मैंने यहाँ अभी बताया आपको। तो कल के चक्कर में आज की पीडीएफ चली गई। आज जो लिखा वो वही बोर्ड, इसलिए कहते हैं डिस्टर्ब मत किया करें क्लास को। हेलो। ठीक है, पीडीएफ ही गई आज की। कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा बताओ? एडवांस पीडीएफ बेटा पढ़ाते हैं हम आपको, लिखते हैं आपके सामने, तो एडवांस तो हो ही नहीं सकता। कहाँ तक पढ़ा दिया था? एमजीयू चल रहा था शायद, है ना? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि आपके डाउट्स के हम जवाब देते हैं, लेकिन वो होता है ना कि भाई ये चीज़ है, इसको मिलान कर लो, अगर ये है तो हम बोलते हैं नहीं ये होगा वो होगा। अब इसका जवाब ही नहीं आ रहा है।
ठीक है, जिनके डाउट्स थे वो तो भाई पीडीएफ डिलीट हो गई, अब इसलिए कहते हैं कि शालीनता रखा करें, डाउट ग्रुप में पूछ लिया करें। कॉपी पेस्ट करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, अपने नाम के अनुरूप भी काम नहीं है। नाम है विजय, कॉपी पेस्ट में विजय होंगे बस ये। ठीक है, मैग्नीशिया, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अरे यार मैग्नीशियम ऑक्साइड, पूरी लिंक तोड़ दी मेरी। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, कहाँ यूज होता है इसका? ये ताप रोधक है। ठीक है, इंसुलेटर है। ठीक है, इंसुलेटर, और कहाँ पर होता है? तो प्लाज्मा टीवी। इंसुलेटर इन प्लाज्मा टीवी। प्लाज्मा टीवी का ताप प्रतिरोधक होता है। इससे क्या होगा प्लाज्मा टीवी के अंदर? तो याद रखना, डिस्प्ले की सुरक्षा होती है। डिस्प्ले की सुरक्षा, किसकी सुरक्षा होती है? डिस्प्ले की सुरक्षा होती है। ठीक है, इतनी चीज मैंने पढ़ाई थी। इसी में एक पॉइंट और है, याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgO ऑक्साइड, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर होता है उसके ट्रीटमेंट में। भूजल के उपचार के लिए भी हम इनका उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? चलिए, अच्छा, ये विजय ही था, मैथ्स की क्लास में बोल रहा था आप अच्छा नहीं पढ़ा। देखो, दो इंसान हैं, दो में से 100 को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, बस आपके डाउट्स को हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उसके ट्रीटमेंट में, भूजल के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। तो भूजल के उपचार में किसका उपयोग करते हैं? तो दोस्त याद रखिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आइए अगली बात करते हैं हम लोग यहाँ से, है ना। अगली बात करते हैं, तो हमने मुख्य रूप से जितने भी थे आपके वो सब बढ़ा दिए। पीएच स्केल मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि पीएच स्केल किसने दी थी, तो भाई डेनिश के रहने वाले थे, 1909 के अंदर उन्होंने, है ना, दिया था स्केल को। पीएच स्केल किसने दी थी, वो सारी चीजें हमने पढ़ी। अब हम बात करते हैं कुछ पीएच वैल्यू की। ठीक है, किसके पीएच मान क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए तो पीएच वैल्यूज की बात करेंगे। पीएच वैल्यू नंबर 1 पर सबसे पहले हम देख लेते हैं ह्यूमन बॉडी का पीएच कितना होता है। बेटा कहीं कहीं पर जो चीजें होती है ना वो एवरेज होती है, लेकिन इनको समझाना फिर बड़ी दिक्कत का काम है। मानव शरीर, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि क्या चीज होती है। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, ब्लड का पीएच कितना होता है। ठीक है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? आप अगर इनके बारे में जानते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? तीसरे पीएच की बात करते हैं, चाय का पीएच मान कितना होता है, कॉफी का कितना होता है? दूसरी चीज की बात करते हैं, यूरिन का पीएच मान कितना होता है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, अब भाई आइए शुरुआत करते हैं, और भी देखेंगे आगे। ह्यूमन बॉडी का पीएच मान, अब ह्यूमन बॉडी की जो पीएच वैल्यू, ये सब एक एवरेज ही है। ठीक है, तो ये 7 से शुरू होगी 7.8 तक।
है ना। अब आप कहीं कहीं 8 पढ़ लोगे, भाई एवरेज वैल्यू 7.8 ही सही होता है। ब्लड का पीएच कितना होता है? अगर आप ब्लड बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो वहां 7.4 पढ़ाया जाएगा, लेकिन एग्जाम में प्रश्न आएगा तो बिटवीन पूछा जाएगा। तो दोस्त याद रखिएगा, वहां पर आपका जवाब 7.3 से 7.5 है ना के बीच, तो 7 ये इसी के बीच में आता है। तो ये इस तरह से पूछ सकता है, ये आया हुआ है आरआरबी के अंदर, तो उस याद रखना वहां पर वैल्यू ये दे रखी थी। अब बच्चा 7.4 इसी के बीच में आता है, मतलब इन दोनों के बीच से आ सकता है। ठीक है, अगली बात करते हैं, चाय या कॉफी का पीएच। देखो चाय या कॉफी के अंदर टैनिक एसिड होता है, तो 4.5 से 5.5 पीएच होता है। तो दो प्रश्न आते हैं, एक तो 4.5 सिंगल आता है और एक आता है 4.5 से। मैं आपको दोनों चीजें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 5.5, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल जो पीएच वैल्यू होती है वो 4.5 होती है, लेकिन कभी कभी 4.5 से 5.5 भी पूछा जाता है। तो दोस्त ये दोनों वैल्यूज आप ध्यान रखिएगा। यूरिन का पीएच मान, अब यूरिन का पीएच मान अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, लेकिन जो सबसे मोस्ट प्रोबेबल होता है वो बिटवीन 6 to 8 होता है, 6 से 8 तक। क्योंकि देखो इंसान का जो यूरिन होता है, उस यूरिन का एक लेवल फिक्स होना, एक पर्टिकुलर एक पीएच माना, क्योंकि कोई बीमार होता है, कोई कम पानी पीता है, कोई ज्यादा पानी पीता है, वैसे यूरिन के अंदर यूरिक एसिड होता है, उसका नेचर एसिटिक ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी 6 से 8 हम पढ़ते हैं। ये पैथोलॉजी वाले ये जो यूज करते हैं, ये वो पीएच वैल्यू है। मोस्ट प्रोबेबल 7 से कम ही होगा। क्या होगा? 7 से कम, है ना। कि सर एक सिंगल पूछा जाए तो दोस्त याद रखिएगा, एक आंकड़ा 6 के आसपास जो होता है ये बड़ा फेमस होता है। कितना होता है? 6। कि नहीं सर अगर यूरिक एसिड के तौर पर बात करें तो पीएच कितनी निकलेगी? फिर 6 के आसपास निकलेगी। कितनी निकलेगी? 6 के आसपास। आई बात समझ में? 4 के बाद नंबर 5 की बात करते हैं। 5 की बात करेंगे, 6 की बात करेंगे, 7 की बात करेंगे, 8 की बात करें। तो जो बहुत सी बात क्या होता है, हम लिखते नहीं है, हम सिर्फ समझा देते हैं, है ना। उन चीजों को आप क्या होता है, बहुत सी बार जब पीडीएफ से पढ़ते हो ना तो आप बोलते हो यार इस सर ने तो ये लिखवा रखा है, लेकिन जब आप पढ़ते हो तो आपको ये माइंड में आता है नहीं यार सर ने ये चीज बोला था। तो अगर आपसे ये जब भी पूछा जाए कि यूरिन की प्रकृति कैसी होती है, तो यूरिन की प्रकृति या जो नेचर होता है ना, तो याद रखना यूरिन का जो नेचर होता है, यूरिन का जो नेचर होगा, जो प्रकृति होगी वो एसिडिक ही होती है। वो कैसी होती है? अम्लीय होती है, क्योंकि उसके अंदर एसिड है ना, वो एसिडिक होगी। लेकिन किसके बीच उसकी पीएच वैल्यू हो सकती है? तो 6 से 8। ये एक डाउट रहता है बच्चों को अच्छा खासा। तो यूरिन का नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, किसके कारण? यूरिक एसिड के कारण। अगर किसी व्यक्ति के अंदर यूरिन जो प्रॉपरली निकल रहा है, जो प्रकृति प्रदत्त है जैसा निकलना चाहिए, आप पानी कम पी रहे हो, आप किसी चीज का सेवन ज्यादा कर रहे हो, अल्कोहल, तो यूरिन का कंपोजिशन गड़बड़ होगा। और कब कंपोजिशन गड़बड़ होगा तो वो 6 से 8 के बीच में फिर कुछ भी हो सकता है। आइए, अब यहां तक पढ़ लिया, अब बैटरियों की बात करते हैं। ठीक है, कि बैटरी का पीएच कितना होगा। एक बच्चे ने मुझसे कल सवाल किया था कि सर पानी का पीएच क्या होता है। तो पानी के सारे पीएच बताऊंगा बेटा, कि पानी का पीएच किस तरह का होता है ना, बताऊंगा, सारे बताऊंगा। आपने कल पूछा, मैं सारी चीज बताऊंगा। दूध का पीएच मान कितना होता है? मिल्क की पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो दूध का पीएच कितना होता है भाई? मिल्क का पीएच वैल्यू कितना होगा भाई? इसी तरह से नींबू का पीएच कितना होगा? सोडे का कितना होगा? तो भाई सोडे का पीएच कितना होगा? कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो आती है ना, वो सोडा, जलजीरा वगैरह मिला के पीते हैं लोग, और कुछ भी मिला के पीते हैं, ठीक है, वो हो गया। गैस्ट्रिक एसिड, आमाशय में जो गैस्ट्रिक एसिड, आमाशय के अम्ल का पीएच क्या होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका पीएच क्या हो सकता है? डिस्टिल्ड वाटर का क्या हो सकता है भैया? आसुत जल बोलते हैं जिसको। भाई समुद्री जल का पीएच क्या हो सकता है? भाई वर्षा के जल का पीएच क्या हो सकता है? ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर होती है। अब देखो दोस्त, यहाँ क्या चीज निकल कर आती है। बैटरी की बात करें, अलग अलग बैटरी, बैटरी के अंदर H2SO4 होता है जिसका पीएच मान 0 होता है, लेकिन बैटरी की बात करिए H2SO4 की नहीं, पहले तो ये समझो। तो इसकी पीएच वैल्यू 0 से 1 के बीच कुछ भी हो सकती है। ठीक है, 0 हो सकती है, 0 से 1 के बीच भी हो सकती है।
दूध का पीएच मान कितना होता है? अगर आप नॉर्मल पढ़ते हो तो 6.5 6.5 आता है, लेकिन सभी गाय के, भैंस के, बकरी के दूध एक समान नहीं होते, इसलिए एक एवरेज लेके चलते हैं 6.4 से 6.8 तक इनके बीच, क्योंकि दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होगा। अब बात करते हैं सोडे। सोडे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो वहां पर एक एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड, जिसे हम पढ़ते हैं। इस एसिड की उपस्थिति इसका लेवल बहुत नीचे ले आती है। तो जो सोडा होता है 3.2 से 3.8 के बीच कुछ भी उसका पीएच मान हो सकता है। क्या हो सकता है? 3.2 से 3.8 तक। ठीक है। गैस्ट्रिक एसिड जो होता है, अमाशय का जो अम्ल होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? देखो, अमाशय के अम्ल की बात कर रहे हैं, पेट के अम्ल की बात कर रहे हैं। अगर HCl के उपस्थिति की बात करें कि HCl होता है, तो नॉर्मली जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो आप 1.5 बोलते हो, लेकिन कभी कभी एसिडिटी की जब समस्या होती है तो 1.2 से 1.5 के बीच कुछ भी पीएच हो सकता है। आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? इसका पीएच वैल्यू भाई 7 होता है। ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन जो समुद्री जल होता है, समुद्री जल का पीएच मान कितना निकल करके आएगा भाई? एक तो ये हो गया आसुत जल। वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? क्या आप इनके बीच में डिफरेंस जानते हैं? समुद्री जल का पीएच मान 8.5, एग्जाम में आता है 8.5, लेकिन जब भी बिटवीन पूछेगा तो दोस्त याद रखना 5.5 से 8.5 के बीच, क्योंकि कुछ महासागर बहुत ज्यादा खारे हैं, कुछ बहुत कम खारे हैं, ये डिपेंड उन पे करता है। ठीक है, तो 7.5 से 8.5। अब जो वर्षा हो रही है, जो पानी गिर रहा है, उसका पीएच वैल्यू कैसे निर्धारित करेंगे? ठीक है, यहां पे नंबर 12 और लिखता हूं मैं। अम्लीय वर्षा, एसिटिक रेन। एक सामान्य जो वर्षा हो रही है, एक नॉर्मली जो पानी गिरता है, उस पानी का पीएच वैल्यू क्या होता है? एक सामान्य पानी, वर्षा का जो पानी गिर रहा है, वो कभी भी ये नहीं हो सकता, डिस्टिल्ड वाटर नहीं हो सकता, ये चीज ध्यान रखना। एक सामान्य पानी जो गिर रहा है वो कभी भी, या सिर्फ पानी बोल दिया जाए, वाटर बोल दिया जाए, तो वर्षा का जल बोल दिया जाए, सामान्य पानी बोल दिया जाए, वो समुद्र का नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, वो अम्लीय वर्षा का नहीं होना चाहिए, वो आसुत नहीं होना चाहिए। नॉर्मली हम बोल दें तो वो क्या हो जाएगा? वो नॉर्मली पानी जो होता है वो किसके पास में होता है? नॉर्मल वाटर किसके पास में होता है? लेमन, नींबू का बताएंगे बेटा, लिख देंगे अभी। लेमन नहीं, हाँ लिख देंगे बार, अभी तो मैंने खत्म थोड़ी किया, मैं और भी पढ़ाऊंगा, नींबू भी पढ़ा देंगे, मत घबराओ। मैं आपको 15-16 के आसपास पढ़ा दूंगा, जिससे आपकी एग्जाम में कंटिन्यूसली, मतलब कंपेरेटिवली सारा काम हो जाए। नॉर्मली वर्षा के जल का पीएच क्या होता है? अब ये मत लगा देना 8.5, 7 से कम होता है वर्षा के जल का पीएच मान, 7 से कम होता है। अरे नींबू का पढ़ा देंगे, जो पूछ रहा है उसके तो जवाब दे नहीं रहे हैं आप। वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है बताओ कमेंट सेक्शन में। बहुत बढ़िया, गजब, 6.5 के आसपास होता है गुरुजी, गजब, अच्छी बात है। कमेंट आना शुरू हुए हैं आपके अब, कि भाई जो वर्षा होती है उसका पीएच मान 6.5 के आसपास होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री की बात होगी, 6 पॉइंट, 6.5 के आसपास लगभग। चलिए, तो अगर नॉर्मली सिर्फ एक आंकड़ा आए तो 6.5 हो सकता है, या फिर 6.5 से 6.8 तक हो सकता है। ठीक है, ये नॉर्मली देखने को मिलता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान, एसिटिक रेन का पीएच मान क्या होता है? एसिटिक रेन का पीएच मान याद रखिएगा 2 से 5.2 तक। जैसे ही 5.2 पीएच होता है वर्षा के जल का, वो एसिटिक रेन कहलाने लग जाती है, अम्लीय वर्षा। लेकिन पीएच मान 5.5 से ही कम जाता है ना, तो वो पानी अम्लीय होने लगता है। लेकिन वो एसिटिक रेन कब कहलाती है? तो दोस्त याद रखना, उसका पीएच कम से कम 2 हो और अधिकतम 5 सर 2 से और कम हुआ तो, 2 से और कम हुआ तो भाई साहब फिर कोई जिंदा ही नहीं बचेगा उस एरिया में, क्योंकि एसिड ही गिर रहा है एक तरह से। एसिड गिरेगा, स्किन जला देगा, ये जला देगा, तो जितना इससे कम पीएच मतलब फिर अम्ल ही गिर रहा है, फिर वो अम्लीय पानी नहीं है, फिर वो एसिड ही गिर रहा है ऊपर से। तो 2 से 5.2 तक। और या कभी ये देखने को नहीं मिले 2 से 5.2, तो आपको 2.1 से मिल सकता है। कहां से मिल सकता है? 2.1 से। तो ये चीज ध्यान रखना, इनके बीच तक होता है, तक यहां तक लिखा है 5.2 तक, इसीलिए मैंने 5.2 पढ़ाया था। चलिए, अब नींबू नींबू बहुत कर रहे हैं, तो नींबू ही ले लेते हैं। कितने हो गए थे इधर? 12। अब आते हैं 13। नींबू, लेमन का कितना होता है?
नंबर 4 C2H5OH। एथिल एल्कोहल का कितना होता है? पंद्रह। इसके बाद और क्या हो सकता है? लार टपकाते हो, सलाइवा। और क्या ले सकते हैं भाई लार के अलावा? हाँ, विनेगर, सिरका। और क्या ले सकते हैं भाई? एल्कोहल, बियर भी ले सकते हैं ऑब्वियसली। चलो पहले इतने का कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। नींबू का पीएच मान कितना होता है? दो से याद रखिएगा, 2.2 से 2.5। C2H5 एथिल एल्कोहल का पीएच मान देखो, एथिल एल्कोहल बहुत ज्यादा एसिटिक नेचर का होता है, 2.8 से 3.8। बियर का पीएच वैल्यू जो होता है ना, वो इसकी तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है। सर कितना होता है? 4 से 4.5। ठीक है, मतलब पीएच वैल्यू ज्यादा है, अम्लीयता कम है। सलाइवा, लार का पीएच कितना होता है? 6.8। सिरका का, विनेगर का पीएच वैल्यू कितना होता है? विनेगर होता है 2.2 से 2.8। इनके बीच में होना चाहिए हमेशा। अब देखो, कल को आपको यह बोल दिया जाए, समझना, कि एल्कोहल का पीएच मान कितना होता है? 2.8 से 3 होता है, तो भी सही होगा। 2.8 से 3.5 होता है, इनके बीच की वैल्यू आएगी हमेशा वो, इनके बीच की वैल्यू आएगी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? वेरी गुड। गुड। कितने हो गए? 17। वेरी गुड। चलो एक दो और लिख लेते हैं। 18। NaOH का कितना होता है? 14 pH होता है इसका। 19। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कितना होता है? HCl का 1.5। ठीक है, एवरेज इससे कम होता है ना? यहाँ लिख लेना, इससे कम। ऑलवेज इससे या तो 1.5 या इससे कम ही होगा। 19 के बाद 20। H2SO4 का कितना होता है? मैंने उतने ही लिखवाए हैं जो एग्जाम के हिसाब से आपके जरूरी हैं। तो इसका पीएच 0 होता है। ये हो गए आपके सारे पीएच वैल्यू। ठीक है, जितने पढ़ाए हैं इतने ही पेपर में आते हैं, इनके अलावा कोई ना तो पेपर में आते हैं ना हमें पढ़ना है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर की, अम्ल क्षार इंडिकेटर के तौर पर। अम्ल क्षार संकेतक।
एसिड बेस इंडिकेटर। अम्ल क्षार इंडिकेटर की दोस्त बात करते हैं, एसिड बेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर आते हैं, जैसे कि हल्दी नंबर 1, टर्मरिक बोलते हैं जिसको। अच्छा, हल्दी का नेचुरल कलर कैसा होता है, प्राकृतिक रंग कैसा होता है? येलो होता है। हल्दी की क्रिया जब भी एसिड के साथ, एसिड के साथ में ये कौन सा कलर देती है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आंसर बनता है येलो, वही कलर रहता है। क्यों? क्योंकि नो रिएक्शन, रंग नहीं बदलती, क्योंकि क्रिया ही नहीं कर रही है, तो रंग नहीं बदलेगा। लेकिन जब बेस से क्रिया कराई जाती है या क्षार से क्रिया कराई जाती है, तब क्या होगा? ठीक है, तो जब भी हल्दी की क्रिया किसके साथ होती है, क्षार के साथ, बेस के साथ, लाल या रेड हो जाता है। हल्दी का कलर कैसा हो जाता है, लाल या रेड या डार्क रेड। फॉर द एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर पूछते हैं कि जब भी आप किसी साबुन की क्रिया, सौंफ की क्रिया, जैसे आप अपने हाथ में थोड़ी सी हल्दी लगा लेना, अपने हाथ में थोड़ी सी हल्दी लगा लेना, और फिर उसको क्या करना दोस्त, साबुन से धोना, है ना, सर्फ का पानी वगैरह कुछ भी। और अगर हल्दी होगी तो दोस्त याद रखिएगा, यहाँ 100% टर्मरिक होगी, तो यहाँ कौन सा कलर आ जाएगा, रेड कलर, लाल रंग उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि ये जो साबुन थी, ये इसकी प्रवृत्ति कैसी थी, साबुन जो थी वो बेसिक इन नेचर था। साबुन की प्रवृत्ति कैसी थी, क्षारीय थी। तो साबुन की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। दोस्त मैंने एक एग्जाम्पल दिया जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरह से ये चीज आगे बढ़ती है। फिर लिटमस पेपर होता है, और भी इंडिकेटर्स होते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है, इसके आगे हम कल करेंगे। आज की पीडीएफ में स्टार्टिंग की 2 आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो बच्चे के ने कॉपी पेस्ट ही इतना कर दिया कि अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, डाउट पूछने का तरीका होता है, डाउट ग्रुप होते हैं, 1-2 बार कमेंट कर दो, लेकिन कॉपी पेस्ट करना किसी भी एक अच्छे बच्चे की निशानी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, आज के लिए इतना बहुत है। कल मिलते हैं हम लोग, इसी का कुछ पार्ट बचा है उसके लिए। ठीक है। लेमन का सर, बेटा लेमन को नींबू ही कहते हैं, और नींबू का पीएच मैंने ये क्या पढ़ा तो रखा है। ठीक है।